हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस रीडेफाइड यू। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम मेन सीट गारंटी प्रोग्राम यानी कि एमएसजीपी, जिस कोर्स की थीम है द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन फॉर प्रीलिम्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लिटरेचर से। एक टफ क्वेश्चन देखते हैं 2021 का। इस कोर्स के कुछ वेरिएंट्स हैं। जो फ्री पार्ट है इस कोर्स का वो आप सिनॉप्सिस आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाकर इनमें से कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने लिए प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। इस कोर्स के बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर स्पेशल कोर्सेज में जाके आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हो। बेसिकली जो ये कोर्स है पास्ट 25 ईयर्स के लिए है एंड सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट और जो भी की टर्म्स हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका कंटेंट अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हम मोर देन 25 ईयर्स भी जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, जो कि डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कंसीडर करें तो भावभूति, हस्तिमाला और क्षेमेश्वरा ये क्यों फेमस थे? ये जैन मॉन्क थे, साधु सन्यासी थे, प्लेराइट्स थे, मतलब जिन्होंने नाटक वाटक लिखे होंगे, या फिर टेम्पल आर्किटेक्ट, या फिर फिलोसोफर। अब ये आदमियों के नाम है, ठीक है, तो अब चारों में से कुछ भी हो सकते हैं। टफ क्वेश्चन है, इन जनरल हमें नहीं पता होता। सिनॉप्सिस के प्रीलिम्स क्लासरूम के नोट्स में है ये, फिर भी मैं इसे एक टफ क्वेश्चन मानूंगा। लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आपने सिनॉप्सिस की चीज़ फॉलो की है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है भावभूति, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखे हैं ना कि वन ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत पोएट, ठीक है, इनकी जो स्टाइल है अभी तक ओरिजिनल क्लासिक है, तो ये सारे आपके पोएट हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चंस देख के गए हो तो आपको ये पता है कि ये राइटर्स हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं। मॉन्क्स नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, टेम्पल नहीं बनाते और दार्शनिक भी नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस में ये जो टफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ होता है A B C D इस टाइप की 4-5 चीज़ें होती हैं, उसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन पहचानना होता है, राइट। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाते हो सिर्फ प्रीवियस ईयर की हेल्प से तो +2 जाते हो। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो टफ है, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट पर लेकर ये क्वेश्चन है, ठीक है। विद रेफरेंस टू दिस, इंडिया का अगर हम रेफरेंस लें तो ये 3 हल्बी, हो, कुई। अब हो ट्राइब्स है, हल्बी ये ट्राइब्स के नेम हैं, हम इन जनरल ये जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, एग्ज़ाम में एक तो आप इसमें जो सबसे इजी है रिकॉग्नाइज करना वो हो है, लेकिन ये इतना छोटा वर्ड है ना एग्ज़ाम में, आई डोंट थिंक कि इसे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपको ये पता भी चल गई कि ट्राइबल चीज़ें हैं तो ट्राइबल डांस फॉर्म भी हो सकते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, केव पेंटिंग भी हो सकती है, ट्राइबल भी लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, राइट। तो अगेन ये एक टफ क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप ये क्वेश्चन देखो 1994 का यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बलूचिस्तान की लैंग्वेज है बस लिंग्विस्टिकली द्रविडियन है? ये 4 ऑप्शन दिए एंड व्हाट इज दिस इज कुई। तो ये 4 लैंग्वेजेस हैं। आंसर इसका भले ही ब्राह्मी है, सॉरी ये ब्राहुई ये है, बट कोई एक लैंग्वेज है। और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई एक लैंग्वेज है तो फिर आपका परफेक्टली आंसर आता है, +2 आप ले जाते हो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो जहाँ A, B, C, D हो, ऐसे क्वेश्चंस टफ होते हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी, कोई एक कीवर्ड आपको आता होगा। जैसे पिछले साल बर्ड्स के बारे में पूछा था, अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही देखा ये प्लेराइट्स के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो यहाँ मैं थोड़ी सी आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर करना चाहूँगा। देखो, जब कट ऑफ ना 90s में जा रही है और जहाँ एक नंबर 0.67 मार्क्स के लाले पड़ रहे हैं और यहाँ से कहानी इधर से उधर हो रही है, वहाँ अगर आप ऐसे टफ क्वेश्चंस, आई एम नॉट टेलिंग इजी क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो टफ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एमएसजीपी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन जनरल। ये सपोज अगर आप एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो इन जनरल सही नहीं करने वाले थे, एक ये लिटरेचर वाला क्वेश्चन जो इन जनरल सही नहीं करने वाले थे, आर्किटेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था 64 योगिनी, 64 योगिनी आपका 1996 में पूछा हुआ था, ठीक, ये रहा क्वेश्चन। अगर आप ऐसे 3 क्वेश्चन यहाँ कर ले गए, राइट, और यहाँ भी ऊपर जब हमने मिताक्षरा और दया भागा देखा था तो ये भी आप देखो ये 3 बार रिपीटेड है। मिताक्षरा क्या है, यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा है। आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर ले जाते हो। इनफैक्ट जो ये धोलावीरा वाला क्वेश्चन है ये भी आपका यहाँ रिपीटेड है, आपको धोलावीरा के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक।
ऐसे क्वेश्चंस, जब आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन सही कर ले जाते तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाती है। और अभी तो हमने सिर्फ हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और कल्चर, इन्हीं का ही डिस्कशन शुरू किया है, जिसमें मैं अगर सिर्फ टफ क्वेश्चंस की बात करूँ एक जनरल एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे लिए मिताक्षरा भी एक टफ क्वेश्चन है, भावभूति ये भी एक टफ क्वेश्चन है, 64 योगिनी भी एक टफ क्वेश्चन है। एलिमिनेशन का स्कोप है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में वो एलिमिनेशन आपका कब काम करेगा नहीं करेगा वो एक टफ क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद जो ये ट्राइबल लैंग्वेज वाला कुई वाला है वो एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से और भी जैसे हमने धौलावीरा देखा, 5 क्वेश्चन जिनको देखकर इस साल लोगों के हाथ पांव फूल गए थे, जहाँ पर लोग +2 मैक्सिमम एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से सही कर पा रहे थे और मैक्सिमम 1 से ऊपर कोई तुक्के में सही कर ले रहे थे, वहाँ +10 ले जाते हो। दिस इज़ द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब हम कहते हैं मेन सीट गारंटी प्रोग्राम है ये, तो गारंटी यहीं से आती है डेफिनेटली, राइट। तो अभी तो हम दूसरे सब्जेक्ट्स पर गए भी नहीं हैं, राइट। आई होप कि आप समझे होंगे। और इसमें आप देखो, सिर्फ भावभूति वाला क्वेश्चन देख लो, चाहे मिताक्षरा वाला क्वेश्चन देख लो, चाहे ये ट्राइबल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख लो, ये तो ऐसे क्वेश्चन है अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा हो, सॉल्यूशन भी ना पढ़े हो ना, तो भी आप इनको सॉल्व कर ले जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिटरेचर में। अब ये एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक टफ क्वेश्चन है डेफिनेटली। इन जनरल सुंगा डायनेस्टी के सन की लव स्टोरी, जो सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था उसके सन की लव स्टोरी किस बुक में लिखी है ये इन जनरल कोई नहीं पढ़ता। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए एग्जाम में, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, इस क्वेश्चन को देख के मैं 2 ही काम कर सकता था, या तो इसे छोड़ देता, थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाए तो हमें ये पता है कि रत्नावली हर्षा से रिलेटेड है, और मेघदूत अगर आपने थोड़ा भी कहीं कहानियों में सुना हो बचपन में अपने दादा दादी से, या बुक में कहीं पढ़ लिया हो, या टीवी में ऐसे कुछ देखा हो, तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक यक्ष की कहानी है। यक्ष मेघों से कहता है, बादलों से कहता है कि हे बादल, मेरी प्रेमिका के लिए, और जो मेरी वाइफ है या प्रेमिका जो भी है उसके लिए लव लेटर, ये प्रेम पत्र भिजवा दो। तो मुझे इतना तो लगता है कि C और D तो गलत हैं। अगर मैं सिर्फ D एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो मेरे पास 3 चॉइसेस हैं कि A, B और C में से क्या टिक करूँ। अगर आप सिर्फ यहाँ पर हो, डू इट इन एग्ज़ाम, कर लेना चाहिए आपको। और अगर आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो कि आपका A और B ही बचा, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एग्ज़ाम में आपके 20+ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं, 20+ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जहाँ आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो पाएंगे कॉन्फिडेंटली। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली छोड़ने के लिए बने। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एक टफ क्वेश्चन है, छोड़ दोगे तो ऐसे क्वेश्चन गलत करके या छोड़ के इन जनरल लोग फेल नहीं हो जाते। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाओ तो आप एटलीस्ट 1 और एट मैक्स 2 ऑप्शंस एलिमिनेट ज़रूर कर सकते हो। इसका आंसर है मालविकाग्निमित्रा, ये आंसर है। इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो ये नोट्स में लिखा हुआ है क्या क्या इनमें ग्रंथों में कहा गया है, राइट, ठीक है। सेम वे में अगर आप ये लिटरेचर के क्वेश्चंस देखो ना, इन जनरल, या तो हो सकता है उस साल कभी ये करंट अफेयर्स में रहा होगा, ठीक है, ऋग्वेदा को यूनेस्को ने अपनी मेमोरीज ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया था, तो ये करंट अफेयर्स के इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपको आते हो, नहीं आते हो। ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते, आप लगातार देखो सेम वे में क्वेश्चंस वैसे ही पूछ रहा है, बहुत मुश्किल चांस है कि आपको आते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, छोड़ ही देना चाहिए। अब ये एक ऐसा फैक्ट है, मुझे कहीं बुक में तो पढ़ने को नहीं मिला कि ये अमेरिका की डिस्कवरी की बात कौन करता है, अबुल फजल करते हैं। तो ये एक बहुत ही टफ पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर डेफिनेटली। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में हमने ये क्वेश्चन हल भी हो कोई देख ही लिया। अगला क्वेश्चन जैसे ये है 2021 का, अब ये भी टफ क्वेश्चन है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले ना एटलीस्ट ये याद नहीं करते कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस डेट को क्या मनाती है, फिर भी इसको ज़रा करने की कोशिश करते हैं जो हम अपनी टेक्निक्स सीखते हैं एमएसजीपी में उनसे। पहले स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट 1 तो बहुत ही फैक्चुअल है, या तो होगा नहीं होगा, यहाँ कुछ बात नहीं है। स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले क्वेश्चन में देख लो, करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज इट वॉज रेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। देखो, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट तो पढ़ते नहीं हैं, पाकिस्तान की तो कैसे ही पढ़ लेंगे। तो एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपको इतना पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट्स होती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ डिस्कस ना की गई हो।
कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 10% भी नहीं है, 12 वॉल्यूम में है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑफ इंडिया। चाहे कोई भी मुद्दा हो, जो छोटे से छोटा लीस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में पूछे जाते थे। अब हम जो पिछले लेक्चर में एक लर्निंग की थी कि हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना बहुत टफ है। अगर मैं ये कह दूं कि ये स्टेटमेंट गलत है कि बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में ये बात ही नहीं हुई है, ये बात नहीं हुई है, तो ये इसको नेगेटिव इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल चीज़ है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर भी एक बार चलता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट तक में ये बात नहीं हुई है। जिस चीज़ की वजह से इन फ्यूचर बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन गए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मुद्दा ना उठाया गया हो, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल और वेग सी बात लगती है। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ट्रुथ है, सही है, तो या तो इसका ऑप्शन बी है सही या फिर ये सी है सही। अब इसमें ए और डी बचा। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पर आते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी लर्निंग है। पहला ये जो हमने कहा कि हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। दूसरी लर्निंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर नहीं भी पता तो आप समझ लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में दुनिया भर की बातें होती हैं। अब ये जो स्टेटमेंट टाइप हैं ऑप्शंस, ये इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ कहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 और 2 स्टेटमेंट दे देगा, इसमें से कौन से करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट ऑप्शन ये है ABCD, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखें तो इनकी एक अच्छी बात पता है क्या होती है, जैसे ही आप एक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स इस्टेब्लिश कर लेते हो, आप इमीडिएटली 50-50 की रेंज में पहुंच जाते हो। ठीक, अब एलिमिनेशन, जैसे ही आपने ये कहा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा कि स्टेटमेंट 2 मेरा ट्रू है, तो मेरे A और D एलिमिनेट हो गए। अगर मैं ये कहता स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ठीक, तो मेरे ये बाकी 2 ये वाले स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाते, या तो यही है या फिर यही है। स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो इन्हीं में से दोनों में से कोई ऑप्शन होना था। तो ये ऑप्शन टाइप आप याद रखोगे जब इस टाइप के ऑप्शंस हों, जब ABCD में ये कहा गया 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। ट्राई करो, अगर आपको दोनों ऑप्शन नहीं पता, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर करने की कोशिश करो। आप इमीडिएटली 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे और 50-50 रूल लगा के तुक्का मार देना। चलो, हमने अभी कहा था कि ये वाली चीज़ स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो हमारा या तो B है या C है, A और D कट गया। आते हैं पहले स्टेटमेंट पर। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। लैंग्वेज डे की बात करें, अगर इंटरनेशनल मदर्स डे कहता ना, एक बार मैं मान लेता कि यूनिसेफ ने किया होगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता है आपको? यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? बच्चों के लिए काम करता है, चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, आई थिंक ये इसकी फुल फॉर्म है। कमेंट में आप लिख के बता देना इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, नहीं तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख देना। तो जो बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है, मदर लैंग्वेज डे तो नहीं ही डिक्लेयर करता होगा, इसका काम नहीं है। अब आजकल करने को तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका ये काम नहीं है। ये काम किसका है? ये काम है यूनेस्को का, जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को इस तरह के काम करती है। तो अगर मैं ये लॉजिक लगाऊं तो मेरा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है और हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स में इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता, मेरा स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाता है। आंसर मेरा आ जाता है स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर B। तो जिस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं आता था वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एक इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप आंसर दो। इस क्वेश्चन से और इनफैक्ट 2014 के क्वेश्चन से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस रिसेंटली डिक्लेयर की गई। 2014 का क्वेश्चन है, 15 का, और 2014 में भी यही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। तो मैं तो यहाँ 25 साल के PYQs की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो आपको 1-2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इमेंस हेल्प कर जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ 1 या 2 साल के प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं। अगर आप 2021 का ही पेपर देखो तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला जो क्वेश्चन है ना, वो 2020 में पूछा था UPSC ने प्री में, और 2020 में 2014 का क्वेश्चन रिपीटेड था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एटलीस्ट ऐसा एक टॉपिक है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करके जा रहे हो तो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में इन जनरल अवेलेबल नहीं है। लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में नहीं है। NCERT वाले भी इतने ईजिली इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे उस क्वेश्चन को। तो कहानी ये है कि जब बिल्कुल ही खाली बैठे हो, मतलब चांस ही नहीं है प्रीवियस ईयर करने का, तो एटलीस्ट 1 से 2 से 5 साल के PYQ करने चाहिए।
अगर टाइम है आज की डेट में आपके पास तो गो फॉर 25, और उससे भी ज़्यादा टाइम है 25+। सिनॉप्सिस का जो MSGP प्रोग्राम है उसमें हम 40 ईयर्स के इस बार सॉल्यूशन दे देंगे आपको, क्वेश्चन ऐड करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे वो दे देंगे। इन सब्जेक्ट्स के लिए तो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, मॉडर्न के लिए भी कर रहे हैं, बाकियों के लिए भी कर देंगे, 25 साल का भी अवेलेबल है। यहाँ से एक और डाउट आता है कुछ लोगों से, जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ वो कहते हैं सर टेस्ट सीरीज़ करें या प्रीवियस ईयर करें। ठीक, देखो मेरे एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं मान लेता हूँ आप 25 साल के क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें से मान लेते हैं 500 आपके इरेलेवेंट क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स है या कुछ भी आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, आपके 2000 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि 20 टेस्ट, 20 फुल लेंथ टेस्ट कर लो। कौन सी कोचिंग आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट देती है? सिनॉप्सिस में भी हम लोग ले दे के 13 फुल लेंथ टेस्ट दे पाते हैं। और अगेन जो मैंने बात बताई थी UPSC लेवल टच करना, वो हमारे लिए या किसी के लिए भी बस की बात नहीं है। तो बेटर है आपके पास आज की डेट में जितना टाइम बचा है, प्री के लिए अराउंड 50 डेज़ कुछ ऐसे बचे हैं, तो उस टाइम में अगर आप 20 फुल लेंथ टेस्ट के बराबर PYQ 25 साल के कर ले जाते हो तो डेफिनेटली आप प्री में एक बहुत अच्छी रेस में पहुंच जाओगे। अगर आप 2-4-6 नंबर से फेल हो रहे हो ना तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इस लेक्चर में ही हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हमने एटलीस्ट वो क्वेश्चन देखे जो टफ थे, जो हम इन जनरल छोड़ के आते हैं, हमें नहीं पता होता, और ऐसे हमने 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए सिर्फ आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट में। अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बात हुई है, अभी आगे देखते हैं कि कहानी कहाँ तक जाती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं आपसे यही चाहूँगा कि अगर आप कोर्स परचेज नहीं भी करते हो देन यू शुड वॉच दीज लेक्चर्स, ये आपको इमेंस हेल्प करेंगे। इससे ज़्यादा हेल्प मुझे नहीं लगता UPSC के लिए यूट्यूब पर कुछ भी आपको हेल्प कर सकता है। मेन सीट गारंटी प्रोग्राम के अलावा जब आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपको ये टॉपिक्स ज़रूर रिवाइज करनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक लिस्ट है 20-20-50 सीरीज़ की। अगर आप सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो, टाइम है कोर्स परचेज करने का तो कर सकते हो, अदरवाइज़ अपने नोट्स में इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो एंड इनके बारे में पढ़ो। अब इनमें भी एक खास बात है, ऐसा नहीं है कि आप हर एक 100% कर दोगे। अब जैनिज्म बुद्धिज्म से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे रिलीजन के ऊपर, कि किसी का फूफा भी सॉल्व नहीं कर सकता तो आप क्या करोगे। तो ये टॉपिक्स हैं जिन पर आपको लगातार मेहनत करनी है अगले कुछ दिन। ये टॉपिक्स सिनॉप्सिस IAS के 2020 सीरीज़ में भी इंक्लूडेड है। और अभी अगर आपका टाइम नहीं है देन गो फॉर सेल्फ स्टडी, मैं आपको ये डेफिनेटली नहीं कहूँगा इसके लिए जाने के लिए। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इस प्लेलिस्ट को अपने लिए ऐड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं रिप्लाई करूँगा या तो वीडियो में या कमेंट में।